नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का नया स्लोगन सेट कर दिया, मैं भी मोदी का परिवार। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त नारा था मैं भी चौकीदार, वैसे इस बार के चुनाव में बीजेपी का नारा हो सकता है मैं भी मोदी का परिवार। यह नारा देने का मौका असल में विरोधी दलों ने ही दिया। कल लालू यादव ने एंटी मोदी मोर्चे की रैली में नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाए। कहा मोदी परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं क्योंकि मोदी का अपना खुद का तो परिवार है ही नहीं। लालू के बयान पर रैली में खूब तालियां बजी, लेकिन आज मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि अब विरोधी दलों के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया। मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु की रैली में कहा पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने बचपन में घर छोड़ा था यह सोचकर कि अब पूरा देश ही उनका घर होगा। देश के लोगों के सपने पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा और वो इसी काम में लगे हुए हैं। इसके बाद जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल से लेकर स्मृति ईरानी तक बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे जोड़ दिया मोदी का परिवार। इसके बाद तो बीजेपी के कैंपेन का थीम ही बदल गया। अब मोदी का परिवार नई कैंपेन का थीम होगा। सवाल यह है कि अब विरोधी दलों के नेता क्या करेंगे, इसे कैसे टैकल करेंगे, क्या जवाब देंगे, परिवारवाद के खिलाफ मोदी की लड़ाई को कैसे फेस करेंगे। यह देखने में छोटा मुद्दा लग सकता है, लेकिन बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश तक हर राज्य में विरोधी दलों के नेताओं को परिवारवाद के सवालों का सामना करना पड़ता है। अब एंटी मोदी मोर्चे के नेता क्या कह रहे हैं यह आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह सुनवा देता हूं कि आज तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं,
अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में कहा, मैं हूं मोदी का परिवार, ये नारा दिया, उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपना बायो बदल दिया और लिख दिया मोदी का परिवार। तेलंगाना के बाद नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे और चेन्नई में एक पब्लिक मीटिंग की। मोदी ने यहां भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया और इंडिया अलायंस पर नए तरीके से हमला बोला। मोदी ने कहा, कुछ लोगों को उनके परिवार को गाली देने का शौक हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों को यह बताना चाहिए जिनके पास परिवार है, क्या उन्हें करप्शन का लाइसेंस मिल गया है? इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं। यही मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर निकले हैं। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु गए, इसके बाद ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। हालांकि मोदी का यह दौरा पहले से तय था, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाने का मौका मोदी को विरोधी दलों ने दिया, लालू यादव ने दिया। कल पटना के गांधी मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी समेत तमाम नेता मंच पर थे। सबने मोदी को कोसा, किसी ने तानाशाही का इल्जाम लगाया, किसी ने जुल्म का इल्जाम लगाया, लेकिन लालू यादव ने बिल्कुल अलग अंदाज में बात कही। उन्होंने मोदी के परिवार पर सवाल उठाए।
लालू ने कह दिया मोदी तो हिंदू ही नहीं है। लालू यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा था, ये एक बार आप सुन लीजिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। असल में लालू यादव ने जो बात कही वो एक गुड टेस्ट में नहीं कही गई। नरेंद्र मोदी भी अपने विरोधियों पर हमला करते हैं, लेकिन इस तरह की पर्सनल बातें नहीं कहते। मोदी परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हैं। लालू ने जो बात कही वो नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला था, राजनीतिक मर्यादा और शालीनता के खिलाफ था। इसीलिए मोदी ने बिना देर किए पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवारजन बता दिया। हालांकि लालू के बयान को लेकर देश भर में गुस्सा है। लालू यादव के खिलाफ पटना के गांधी मैदान के थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के नेताओं ने देश भर में लालू यादव के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं को जो कहना है कहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, एक एक गाली गिन रही है और चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं, अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। लालू यादव ने फुल टॉस फेंकी और मोदी ने सिक्सर मार दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता अभी तक मोदी को समझ ही नहीं पाए हैं। पिछले 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में और उसके बाद हर मौके पर रैलियों में मोदी ने देश के लोगों को मेरे परिवारजनों कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। लेकिन लगता है कि विरोधी दलों के नेता मोदी की लाइन को पकड़ ही नहीं पाए और लालू ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाकर वही गलती कर दी जो राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है कहकर कर दी थी। ऐसे मामलों में मोदी को कोई मात नहीं दे सकता। मोदी फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। अपने परिवार पर, भाइयों पर, भतीजे भतीजों पर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। लेकिन कल पटना में एंटी मोदी मोर्चे की रैली में मंच पर जो नेता बैठे थे वो सब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। बयान देने वाले लालू तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं, उनका साथ देने वाले स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। शरद पवार की चिंता सुप्रिया सुले का भविष्य है। उद्धव की चिंता हमेशा यह रहती है कि आदित्य का क्या होगा।
अखिलेश यादव को तो मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार की चिंता सौंप कर गए हैं, तो अखिलेश ने पत्नी, चाचा, भाई, भतीजा सबको मैदान में उतारा है। ये लोग परिवारवाद के सवाल पर मोदी से कैसे मुकाबला करेंगे? मैं आपको मोदी के बायोलॉजिकल परिवार के बारे में भी बता देता हूं। मोदी कुल 5 भाई और 1 बहन है। नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर के हैं। सोमाभाई मोदी सबसे बड़े हैं। वो गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, करीब 20 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर अमृत मोदी है, प्राइवेट फैब्रिकेशन प्लांट में काम करते थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के 2 छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी सरकारी राशन की दुकान चलाते हैं। सबसे छोटे हैं पंकज मोदी गुजरात सरकार के सूचना विभाग में थे, वो भी 9 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। मोदी की एक बहन है, नाम है बासंती बेन, विसनगर में अपने परिवार के साथ रहती हैं। इन सारे भाई बहनों में से कोई भी राजनीति में नहीं है। मोदी के भाई बहनों को तो छोड़िए, उनके भतीजे और भतीजुओं का भी राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि परिवार वालों को सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करने की भी मनाही है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रहलाद मोदी की बेटी का दिल्ली में पर्स चोरी हो गया था, लेकिन उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री की भतीजी है। इसीलिए अब जब पूरे देश में नारा चलेगा, मैं हूं मोदी का परिवार, तो लोग विरोधी दलों के नेताओं से उनके परिवारों का हिसाब मांगेंगे और यह हिसाब देना उन्हें महंगा पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेताओं को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सीखना चाहिए। आज तेलंगाना में सरकारी कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ रेवंत रेड्डी मंच पर थे। आदिलाबाद में ही रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। कहा कि वो केंद्र सरकार से लड़ना नहीं चाहते, वो मोदी की मदद से तेलंगाना के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के सहयोग से तेलंगाना का विकास करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। जब हमारा सरकार बनने के बाद आप आए, आपको रिसीव करने में और तेलंगाना तरक्की में आपके मदद लेने के लिए हम लोग सब इधर हाजिर है। आगे भी केंद्र सरकार से हम कोई रणनीति या नहीं तो हम लड़ना नहीं चाह रहे कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के आपस में एक ह्यूमन रिलेशन, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन, ये सब सारे रहे तो हम आगे तरक्की कर सकते। आपके तरफ से जो अभी तक जो मदद मिला है, आगे भी यही मदद रहना बोल के हमारा गुजारिश है। रेवंत रेड्डी ने स्टूडेंट लाइफ में एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति शुरू की थी। उसके बाद 12 साल तक वो तेलुगु देशम पार्टी में रहे, 2 बार विधानसभा का चुनाव जीते और फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई। क्योंकि रेवंत रेड्डी सामान्य परिवार से आते हैं, किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, जमीन से उठे हुए नेता हैं, इसलिए उनमें विनम्रता है, सरलता है। वो अपने पद की मर्यादा और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी अंदाज में बात की और प्रधानमंत्री ने भी रेवंत रेड्डी की गरिमा का ख्याल रखा। यही राजनीति का तकाजा है, राजनीति इसी तरह से होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने जो रूप दिखाया वो काबिल तारीफ है। विरोधी दलों के बाकी नेताओं को, बाकी मुख्यमंत्रियों को उनसे सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने वाली है। इससे पहले गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी छोड़ दी। अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से गुजरात के विधायक हैं, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधानसभा में विपक्षी नेता रह चुके हैं। लेकिन आज अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्पीकर से मिलकर विधानसभा की मेंबरशिप भी छोड़ दी। अर्जुन मोढवाडिया ने साफ साफ कहा, कांग्रेस रास्ते से भटक गई है, लोगों से दूर हो गई है और अगर कोई पार्टी में सही बात कहना चाहता है तो उसकी सुनी नहीं जाती,
इसलिए उन्होंने अब अपना रास्ता अलग करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मैं उसमें विफल रहा। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था, मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बने और उस फैसले के बाद मंदिर बना था तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी ये बात नहीं मानी गई और फाइनली उसके सिवा भी बहुत सारे इश्यूज थे। मैंने हर दफ़ा अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। फाइनली मैं आज रेजिग्नेशन देकर मैं कांग्रेस के साथ जो मेरी जिम्मेदारियों से उससे मैं मुक्त हो रहा हूं। अर्जुन मोढवाडिया के जाने पर कांग्रेस के नेता कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे जाना है जो जाए। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है कि वोट के मामले में शायद फर्क न पड़े, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से यह कांग्रेस को भारी पड़ेगा। अर्जुन मोढवाडिया 2 बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और पोरबंदर में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। वो अहमद पटेल के करीबी नेताओं में से थे, इसलिए अहमद पटेल की डेथ के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया। बीजेपी को इसका एक और फायदा होगा पोरबंदर के चुनाव में, जहां इस बार मोदी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भागते हुए दिखाई देते हैं। उनकी यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता ने साथ छोड़ दिया, बिहार गए तो नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, यूपी में गए तो जयंत चौधरी ने अलायंस से मुंह मोड़ लिया। अब गुजरात पहुंचने वाले हैं तो अपनी ही पार्टी के अर्जुन मोढवाडिया पार्टी छोड़कर चले गए। पुरानी कहावत है, जहां पड़े संतन के पांव वहां वहां बनता थार। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय ने असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ दी। तापस रॉय ने कहा कि हर दूसरे दिन तृणमूल के नेताओं के नाम करप्शन में सामने आ रहे हैं, ईडी की रेड्स हो रही हैं। इस चक्कर में उनके घर पर भी रेड हुई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। तापस रॉय ने कहा उस वक्त तो वो सब सहन कर गए, लेकिन अब संदेश खाली में जिस तरह महिलाओं पर जुल्म की बातें सामने आई है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की है, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। तापस रॉय ने क्लियर कर दिया कि उनके घर पर ईडी की रेड बीजेपी ने नहीं करवाई, ये काम तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के इशारे पर हुआ। वजह है द वेरियस स्कैम्स, वजह है संदेश खाली, वजह है वंचना, बेइज्जती और लास्ट but not the least, immediate after the 12th January, the ED raided my flat. Nobody from the party कोई बयान नहीं दिए हैं, मेरा परिवार से बात भी नहीं किए हैं। इससे बहुत दुखी है मैं और मेरा परिवार। नहीं, मेरा घर में ईडी ये नहीं भेजा है, बीजेपी नहीं भेजा है। मेरा घर ईडी भेजा है सुदीप बनर्जी, because he is afraid of me, frightened of me, jealous of me. And once I told him that he is involved in so many scams since long back, और लास्ट रोज वैली बेला उसमें बोले थे जो जेल से 4 महीना जेल में थे और आई डोंट हैव एनी ब्लैक स्पॉट, तो पर्सनल कोई रिलेशन उसको इस्तेमाल करके ईडी भेजे है मेरा घर। तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तापस रॉय का कोलकाता, हावड़ा और 24 परगना जिलों में अच्छा खासा असर है।
उन्हें अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। चुनाव से पहले तापस रॉय का पार्टी छोड़ना तृणमूल कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए ममता सरकार में शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और अभिषेक बैनर्जी के एक और करीबी नेता कुणाल घोष तापस रॉय को मनाने पहुंचे, उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तापस रॉय ने सुदीप बंदोपाध्याय पर इल्जाम लगाया और उन्हें मनाने पहुंचे कुणाल घोष ने पिछले हफ्ते सुदीप बंदोपाध्याय को बीजेपी का एजेंट बताकर अपने ट्विटर हैंडल से तृणमूल कांग्रेस के निशान को हटा दिया था। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन आज जब कुणाल घोष तापस रॉय के घर से लौटे तो कुणाल घोष को भी पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिल गया। उनसे पूछा गया कि वो लगातार पार्टी विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। हालांकि ममता बनर्जी ने आज तापस रॉय के बारे में कोई बात नहीं की। ममता ने आज मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली की। इस पब्लिक मीटिंग में ममता ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। बांग्ला ऐसे वोट बिक के चाहिए। वो बंगाल में एजेंसियों को भेजते हैं। एक एजेंसी इंटरव्यू में कह रही है कि हम क्या करें। हमको तो बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के नेताओं के घरों में जाओ, छापे मारो। हम लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो ये सब बीजेपी करने को बोल रही है। कह रही है कि टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करो। अगर तुमको जीतने का दम है तो ये सब करने की क्या जरूरत है। आओ, आमने सामने की लड़ाई करो, लोगों को वोट देने दो। लोग जो तय करेंगे वही लोकतंत्र होगा। आप इतना क्यों डरते हो? कहीं ईडी भेज दो, कहीं सीबीआई भेज दो, कभी पैसा रोको, फिर फोन करके नेताओं को डराते हो। कहते हो कि सुनो, अगर तुम बीजेपी में नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। वो ये नहीं समझते कि आप ईडी इसलिए भेजते हैं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो वो आपको A to Z जेल में भेज देंगे। लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन इस समय उनके सामने कई प्रॉब्लम्स हैं। संदेशखाली में महिलाओं पर हुए जुल्म की दर्दनाक खबरों से काफी बदनामी हुई है। एक तो महिलाओं के नाराज होने का डर है और दूसरे जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हुई उससे हिंदू वोटर्स के मन में भी शक पैदा हो सकता है। और दूसरी बात, पार्टी में आपसी झगड़ों ने भी ममता को परेशान किया हुआ है। अभिषेक बैनर्जी के समर्थकों ने अपना एक अलग गुट बनाया है। यह गुट काफी पावरफुल है। इससे कुछ पुराने नेता इनसिक्योर हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि तापस रॉय ने अपने बयान में पार्टी के आपसी झगड़ों का जिक्र किया और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो पार्टी संदेशखाली और सुदीप बंदोपाध्याय की वजह से छोड़ रहे हैं। लेकिन आज बंगाल से एक हैरान करने वाली खबर आई। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने आज राजनीति ज्वाइन करने के संकेत दिए। जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए उनका बयान अचरज में डालने वाला है। आज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा वो कल पद से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद राजनीति में जाएंगे। जस्टिस गांगुली ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से वो बंगाल में लेबर इश्यूज के मुकदमे सुन रहे थे। उन्हें इसमें भी कई गड़बड़ियों का पता चला, लेकिन वो जज के तौर पर हर इंसान को साफ नहीं दे सकते, इसलिए अब उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला किया है। हालांकि जस्टिस गांगुली ने कहा कि अभी उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अकेले सियासी मैदान में उतरेंगे। For last 2 or more years, I was dealing with some. हाँ, मैं कोलकाता हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। पहले 2 साल से मैं कई मामलों को देख रहा था, खास तौर से शिक्षा के मामलों में जिसमें बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। इस सरकार के कई बड़े चेहरे आज इस मामले में जेल में सड़ रहे हैं, उन पर केस चल रहे हैं। अब मैं श्रम मामलों को देख रहा हूँ, वहाँ भी काफी बड़ा घोटाला हुआ है। श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी वगैरह में भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने इन मामलों में कुछ आदेश भी दिए हैं, लेकिन इन मामलों और खास तौर से लेबर मामले को देखते हुए मुझे लगा कि मेरा ये पद, ये जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि अब मुझे जनता के बड़े वर्ग में जाना चाहिए।
मैंने अभी ये तय नहीं किया कि आगे किसी पार्टी में जाऊंगा या नहीं। पहले मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बाद इसके बारे में विचार करूंगा। फर्स्ट लेट मी रिजाइन। जस्टिस गांगुली ने कहा उन्होंने तय नहीं किया कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन ये चर्चा पिछले कई दिनों से है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने आज कहा अगर जस्टिस गांगुली राजनीति में आते हैं तो इससे जनता का भला होगा। ऐसे साफ सुथरे लोग सियासत में आने ही चाहिए। बहुत स्वागत है अवैध बाबू को, अगर राजनीति में आते हैं। उनके जैसा लड़ाकू सत व्यक्ति को चाहिए। बस राजनीति को भी स्वच्छ बनाना है और लोगों को राजनीति के ऊपर आस्था बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि जस्टिस गांगुली अभी सिटिंग जज है, उन्होंने भविष्य की प्लानिंग का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके बयान को लेकर जुडिशरी पर हमले हुए। संजय राउत ने कहा अगर कोई जज इस्तीफा देकर किसी पार्टी में शामिल होता है तो जाहिर है कि वो अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करने के बजाय किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय वहाँ चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, इसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, किसी एक पार्टी का काम कर रहे थे। असल में जस्टिस अभिजीत गांगुली देश के नागरिक भी हैं, वो राजनीति में जाएं इस पर कोई रोक नहीं है, ये उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद वो जो चाहे कहते। पद पर रहते हुए इस तरह के बयान देने से पूरी न्यायपालिका पर, पूरी जुडिशरी पर और पूरे देश के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जजों की इंटेग्रिटी पर सवाल उठते हैं। ये ठीक नहीं है। वैसे भी जस्टिस गांगुली अपने बयानों के कारण पिछले कई दिन से विवादों में रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का रोल बताया था। जस्टिस गांगुली के इस इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी, और आज जस्टिस गांगुली ने जिस तरह के बयान दिए उसके बाद उन सभी फैसलों पर उंगलियां उठेगी जो उन्होंने जज के तौर पर बंगाल की सरकार के खिलाफ दिए। मुझे लगता है कि जस्टिस गांगुली को इससे बचना चाहिए था। उन्हें समझना चाहिए कि जज की कुर्सी पर बैठा शख्स कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। लोग उससे न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, और जस्टिस गांगुली के आज के बयान से सिर्फ उन पर नहीं, पूरी न्यायपालिका पर सवाल उठा, जो अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब असेंबली में आज चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा के बीच झगड़ा क्यों हुआ, किस अंदाज में हुआ। पंजाब असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन था। कल विपक्ष के हंगामे के कारण गवर्नर अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए थे, इसी बात पर आज तकरार हुई। आज संसदीय कार्य मंत्री बलकार सिंह ने कांग्रेस के सभी विधायकों के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवा ने प्रश्नकाल और 0 आवर रद्द करके इस मुद्दे पर चर्चा की परमिशन दे दी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने स्पीकर को ताला चाबी गिफ्ट की और कहा कि स्पीकर सदन के दरवाजे पर अंदर से ताला लगवा दे, जिससे कांग्रेस के विधायक हंगामा करके बाहर न जा पाए। इस तो पहला कि मैं कुछ बोलना, मैं एक गिफ्ट लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। शायद भारत की राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ये तो लॉक है जी, चाबियां एक ताला जिंदरा भी कहते हैं, ताला जिंदा जी, जिंदा जिंदा नाल चाबियां जी, चाबियां भी ने ना, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ, ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ मैं गवर्नर एड्रेस ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
तो सच ही मैं बोलूंगा। मेरे सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथियों तो बर्दाश्त नहीं होना है सच। वो फिर की करनगे, सच सुनते सुनते थोड़ी देर बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके ना उधर दी बाहर नूं भजणगे। मैं चाहना ये जिंदा अंदर ला दिता जाए, अंदर ला दिता जाए ताकि विपक्ष इत्थे बैठा रहे ते सुने, ओ भज्जे ना। आम तौर ते की हुंदा है, इल्जाम लगदा सत्ताधारियां ते कि विरोधियों नूं जाके बाहर मार दिया। ये पहली बार हो रहा है कि मैं तुहानूं लॉक गिफ्ट कर रहा कि विरोधियों नूं बाहर नहीं जाना, इत्थे बह के सुन हो, सच सुने हो। भगवंत मान की इस बात पर प्रताप सिंह बाजवा भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो भागने वालों में नहीं है। इसी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक जबरदस्त तकरार हुई। भगवंत मान ने कहा, जब किसी बच्चे को लाइलाज बीमारी हो जाती है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। फिर मानवता के नाते उसे डीसी और एसएसपी की कुर्सी पर 1 घंटे के लिए बैठाया जाता है। अगर बाजवा साहब चाहें तो 1 घंटे के लिए उन्हें मैं अपनी कुर्सी दे सकता हूं, क्योंकि सीएम बनने की उनकी ख्वाहिश वैसे तो कभी पूरी नहीं होगी। भगवंत मान यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाजवा से कहा, आपकी हिम्मत है तो सोनिया राहुल के बगल में बैठ के दिखाओ। मैं उनके बगल में बैठता हूं। मान ने चैलेंज किया कि हिम्मत है तो बाजवा सोनिया राहुल से यह कहे कि हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में हमें सीटें ना दें। बैठो। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ी कि प्रताप बाजवा ने भगवंत मान को चैलेंज किया कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट भी किए। अपनी गल पूरी रखन दो। लोग समझ रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि राज्यपाल का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा, राष्ट्रपति का भाषण डिस्टर्ब नहीं करीदा हुंदा। अपनी गल पूरी रखन दो। आज पढ़ूंगा, एनू पढ़ूंगा। चलो ऐ करो, यही डिबेट करनी है। बैठो। जिथे झूठ होया टोक दो, जिथे झूठ होया टोक दो। हाँ, ठेका ले रखा तुसीं भारतीय राजनीति का। हाँ, समझलरां मुख्यमंत्री साहब तुसीं अपनी गल रखो जी। कहने असीं किहा जा मटीरियल आ गया, चुप कर जाओ। हाँ, मानयोग मुख्यमंत्री साहब। हाँ, बंदे पुत्रा ने तुसीं गल करो। हाँ, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी सीटां पर विराजमान हो। बैठो। जाना नहीं, हुण जाना नहीं। बैठो। फिर बैठो। सारे मेंबर साहबान अपने अपने सीटां ते बैठणगे। तुसीं वड्डे आ गए, तुसीं खानदानी जानते, ये गरीबां दे घरां चों आ गए। तब तू आ गया। सर तू तो बिना गल नहीं कर रहा किसी नाल। तू छड़ यार। जो कुछ भी चेयर की इजाजत तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए। बैठो। ना बैठो, इस तो बात कर लेंगे। आस दे विच नलायक बच्चों नूं खड़ा किया जाता। चलो बैठो, खड़े रहो। बैठो जी। ते मैनू भी शौक है नहीं, मैं 17.5 साल का मशहूर हो गया सी। मैनू किसी टीवी ते आउण दा शौक है नहीं। तुहाडे बेटे नूं शौक है कि मैनू फिल्मां दा हीरो बना दो। नहीं बना सकते तुसीं। जे पैसे की खेड हुंदी ना कला, तुसीं मैनू कहना मैं 150 रुपया लैंदा सी मोहम्मद सदीक तो, मैं लैंदा सी। मैं कला करके मशहूर होया। तुहाडा बेटा किन्ने सालों तो कही जांदा है, पापा मेरे वास्ते फिल्म बना दो, मैनू कोई प्रोड्यूसर हीरो नहीं लैंदा। सारा लीडर ऑफ द हाउस जदों मर्जी बोल सकता है। ओ मिस्टर बाजवा, हेलो, अच्छा कर इधर। 2:45 बजे अर्ली मॉर्निंग मैं किसानां दे नाल बैठ के सरकार दी मीटिंगां कराउंदा रहा। तुसीं कहंदे सी ये 8 बजे तो बाद ये मिलदा नहीं। 2:45 बजे तुसीं कित्थे सी? तुसीं रिएक्ट क्यों नहीं कीता? यार दिस इज अ सीएम, ये लोकां दा सीएम है जनाब। तुहाडा प्रोटोकॉल, तुसीं प्रोटोकॉलां चों बाहर नहीं निकलदे। लैके 1.25 लाख दे शॉल तुरे फिरदे हो तुसीं। सदन में मौजूद कई विधायकों ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन हंगामा और बढ़ गया तो स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। इस दौरान सदन में आज एक और घटना हुई। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने भगवंत मान से किसी दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग कर दी। जब मान ने जवाब नहीं दिया तो कोटली लगातार नारे लगाने लगे। इस पर भगवंत मान और भड़क गए। उन्होंने कहा, कोटली को मिर्गी का दौरा आ गया है, इन्हें जूता सुखाओ। सदन स्थगित होने के बाद कोटली जब बाहर आए तो फूट फूट कर रोने लगे।
कांग्रेस के विधायक उन्हें संभालते हुए दिखाई दिए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा को तार-तार किया है, दलित विधायक का अपमान किया है। बाजवा ने कहा कि वो विधायकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, तभी सबको सदन के अंदर लॉक करना चाहते हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। हमारे मुख्यमंत्री जो है, जब गवर्नर्स एड्रेस पर बात चल रही थी तो इनके एक निहाल सिंह वाला के एमएलए हैं बिलासपुर साहब, वो बात कर रहे थे, तो इन्होंने इतनी बात कही कि आप दलित भाइयों से इतनी तारीफ करा रहे हो अपनी गवर्नमेंट की, तो जो आपने वादा केजरीवाल साहब ने किया था कि एक डिप्टी सीएम एक दलित भाई होगा, तो कब बनाओगे? इन्होंने 5-6 दफा जब ये बात कही तो उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक हमारे आदमी के होते और अपने एक मिनिस्टर के होते ये बात कही कि मुझे लग रहा है इसको दौरा पड़ रहा है, इसको सारे हाउस में कि इसको जूती संगाओ। उसने दी है और मैंने कबूल की। जहां से भगवंत मान इफ ही फाइट्स पार्लियामेंट फ्रॉम एनीवेयर इन पंजाब, ही इज चैलेंज्ड मी एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट चैलेंज कि जहां भी आप लड़ोगे मैं लड़ूंगा आपके साथ। यह मेरी पार्टी का फैसला, मेरा नहीं। उन्होंने सभी दोस्तों ने कहा कि ठीक। बेवकूफी की हद है जी, विधानसभा को कोई ताला लगा सकता है? ये देखिए, उसका मतलब है कि आप सभी एमएलए को बंदी समझते हो। आप समझते हो कि हर आदमी जो इस असेंबली का मेंबर है वो आपके हुक्म के हिसाब से ही चलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी आर सीरियसली कंटेम्पलेटिंग टू टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। पंजाब असेंबली में आज जो हुआ वो देखने में इंटरेस्टिंग लग सकता है। सीएम के हाथ में ताला, बाजवा को सीएम को नमूना कहना, सीएम का बाजवा पर तंज कि वो अपने बेटे को फिल्मों में हीरो नहीं बनवा पाए, एक एमएलए के लिए कहना कि इन्हें जूता सुखाओ, ये सब सुनकर लोगों को मजा आया होगा। लेकिन ऐसी बातें विधानसभा की गरिमा के लिए अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स हुए, दोनों तरफ से चुभने वाली बातें कही गई, इनको अवॉइड किया जाना चाहिए था। राजधानी दिल्ली की विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी सिंह ने बजट पेश किया। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरणा लेकर काम कर रही है। इस बजट में केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की स्कीम का ऐलान किया। हालांकि यह स्कीम लोकसभा के चुनाव के बाद लागू होगी। केजरीवाल ने कहा उनकी सरकार के काम से दिल्ली के लोग खुश हैं, इसलिए बीजेपी चुनाव से पहले उन्हें जेल में डालने की कोशिश कर रही है। बार बार ईडी के नोटिस भेजे जाते हैं। असल में केजरीवाल को ईडी के 8 सम्मन मिल चुके हैं। उन्हें आज भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन दिल्ली असेंबली में बजट पेश होने की बात कहकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज फिर उन्होंने लिखित जवाब भेजा। अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि यह पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। केजरीवाल ने कहा कि 12 मार्च के बाद किसी भी तारीख को ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर ले, वो तैयार है। मैं हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूँ, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे, तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शर्त लगाई। आम आदमी पार्टी ने इसमें एक और शर्त जोड़ दी। पार्टी ने मांग की कि पूछताछ का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। केजरीवाल की शर्तों को बीजेपी ने जांच से बचने की बहानेबाजी बताया।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल जानते हैं अगर ईडी उन्हें सबूत दिखाकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी तो 2 मिनट में उनका झूठ पकड़ा जाएगा, इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह पहला मामला है जहां आरोपी जांच एजेंसी को बता रहा है कि उसकी जांच कैसे की जाए। भारत की राजनीति के स्वघोषित कट्टर ईमानदार और अजब और अलबेले किरदार श्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं और अब ईडी को तकनीकी ज्ञान समझा रहे हैं। साहब, आपने कभी सुना है कि जो मुल्जिम हो वो मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए, यानी आरोपी न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ के बताए कि यह काम इस नियम के तहत होना चाहिए। समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें तो पता है कि शायद 2 दिन की भी जरूरत ना पड़े, कुछ मिनटों में ही जब वो सबूत दिखाए जाएंगे तो ये निरुत्तर हो जाएंगे, इसलिए शायद वो बच रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये एक नया किरदार है जो ना वकील में विश्वास रखता है, ना अपील में, ना दलील में, न सिपाही जो मुल्जिम को मुंसिफ बना देता है। केजरीवाल को ईडी का पहला नोटिस 2 नवंबर को मिला था। वो इसे खींचते खींचते 12 मार्च तक ले गए हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग 13 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, इसकी चर्चा है। और अगर केजरीवाल को उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्हें यह फिर से कहने का मौका मिलेगा कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन में रोकने के लिए, उन्हें चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए यह पॉलिटिकल एक्शन लिया गया। आज भी केजरीवाल ने यही कहा कि ईडी नहीं चाहता कि वो इलेक्शन में कैंपेन करे। तो बाजी अब ईडी के हाथ में है। अगर चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई तो क्या वो अपना एक्शन होल्ड करेगी? अब तक जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी उससे यह तो नहीं लगता कि इलेक्शन डिक्लेयर होने का, चुनाव के नोटिफिकेशन का, कोड ऑफ कंडक्ट का ईडी पर कोई असर पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि एमपीज और एमएलएज को रिश्वत के मामले में इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। अगर सांसद या विधायक पैसे लेकर संसद में या विधानसभा में वोट देते हैं या भाषण देते हैं तो ये कानूनन जुर्म है और इसके लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। असल में 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने शिबू सोरेन के नोट फॉर वोट केस में यह फैसला सुनाया था कि विधानसभा या पार्लियामेंट के भीतर एमएलएस को या एमपीज को इम्यूनिटी होती है, इसलिए संसद के भीतर हुई कार्रवाई पर कोई केस नहीं चल सकता। लेकिन आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 1998 के फैसले को पलट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्वसम्मति से कहा अगर कोई रिश्वत लेता है और फिर संसद या विधानसभा का सदस्य होने का हवाला देकर एक्शन से बचना चाहता है तो कानून इसकी परमिशन नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को संसद या विधानसभाओं के विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली के सदस्यों के करप्शन से पब्लिक लाइफ की शुचिता खत्म हो जाती है। फैसले को ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने कहा 1998 की बेंच ने संविधान की धारा 105 और 194 की गलत व्याख्या की थी। इन दोनों आर्टिकल्स में सांसदों और विधायकों के प्रिविलेजेस बताए गए हैं। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कहा इससे पब्लिक लाइफ में करप्शन खत्म होगा और शुचिता आएगी। असल में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसने सबको चौंकाया था, क्योंकि उसका मतलब यह हो गया था अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर पैसे लेकर सदन में वोट देता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आज जो फैसला आया उसने इस गड़बड़ को ठीक कर दिया। पब्लिक लाइफ में होने वाले करप्शन करें तो उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। अब कोई आदमी सिर्फ इसलिए नहीं बच पाएगा कि वो पार्लियामेंट या असेंबली का मेंबर है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।